आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र का वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस इकाई में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। नंबर 1 है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के नियम। उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम। लेंस अवतल एवं उत्तल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में कौन कौन से हैं यंत्र? सूक्ष्मदर्शी है और दूरदर्शी। इसके उपयोग। मानव नेत्र में दृष्टि दोष एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय। मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना। तो बच्चों अब एक एक टॉपिक को देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना एवं उनके उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो बच्चों इससे पहले की कक्षाओं में आपने प्रकाश के गमन पथ या परावर्तन के नियम आदि तो पढ़े ही हैं। जैसे प्रकाश का गमन पथ, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। और परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी सरफेस पर टकराती है तो वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस इकाई में हम क्या क्या सीखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? हमें पता है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। आइए इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। क्रियाकलाप 1 है, एक सिक्का तथा खाली कप लीजिए। फिर क्या करना है? सिक्के को खाली कप में रखिए। आगे देखिए क्या करना है? सिक्के सहित यानी सिक्का सहित कप को मेज पर रखिए तथा सिक्के को देखिए। सिक्के को देखते हुए अपने आप को कप से तब तक दूर ले जाएं जब तक सिक्का आपकी आंख से ओझल ना हो जाए। क्या समझ में आया बच्चों? कि एक सिक्का लेते हैं और एक खाली कप लेते हैं। खाली कप में सिक्के को रखते हैं और सिक्का सहित कप को अब मेज पर रख के क्या करते हैं? हम उस सिक्के को देखते हैं। सिक्के को देखते हुए हमें पीछे हटना है और हमें तब तक पीछे हटना है जब तक कि वो सिक्का दिखाई देना बंद ना हो जाए। जब सिक्का दिखाई देना बंद हो जाता है उसी वक्त वहीं पर हमें रुक जाना है। ठीक है बच्चों। सिक्का दिखाई देना जब बंद हो जाता है तो वहीं पर हमें रुक जाना है। अब देखिए आगे क्या है? आगे क्या बोला है क्रियाकलाप में? अपने मित्र से। अब क्या करना है? अपने मित्र से, किसी मित्र से कप में तब तक पानी डालने को कहें जब तक आपको इसी स्थिति में सिक्का दिखाई न देने लगे। इसी स्थिति में जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर सिक्का दिखाई देने न लगे तब तक हमें अपने मित्र से बोलना है कि पानी डालने के लिए। ठीक है। जैसे ये है, ये आपका एक खाली कप है और इसमें एक सिक्का रखा है। सिक्के को हमें देखते जाना है बराबर जब तक कि सिक्का दिखाई देना बंद ना हो जाए। अब सिक्के से एक किरणें आ रही, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? पहले सिक्के पर गिरी और सिक्के पर गिरी और सिक्के से जब वापस लौटेंगी तो हमें सिक्का दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो सिक्का जब तक दिखाई देना बंद ना कर दे तब तक हमें पीछे जाना है।
और जहाँ पर सिक्का दिखाई देना बंद कर दे वहीं पर रुक जाना है। अब जब कप में पानी भर जाता है, यानी अपने मित्र से तब तक कप में पानी भरने को कहेंगे जब तक कि हमें वहीं पर जहाँ पर सिक्का दिखाई देना बंद हुआ था और उसी स्थान पर सिक्का दिखाई देना शुरू ना हो जाए या दिखाई देने न लगे तब तक हमें पानी भरने को बोलना है। तो पता चलता है कि जिस स्थान पर खड़े होकर हमें सिक्का दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन पानी भरने पर उसी स्थान पर हमें सिक्का दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? चलिए देखते हैं आगे। होता क्या है, कप में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का क्यों दिखाई पड़ने लगा है, ये देखते हैं। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब आपको सिक्का खाली कप में सिक्का रखा था, उस समय कुछ दूरी तक जाने के बाद आपको सिक्का दिखाई देना बंद हो गया था, है ना? क्यों हो गया था? कि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए तो सिक्का दिखाई देना बंद हो गया था। अब क्या हुआ, कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी की पृष्ठ से मुड़ जाती हैं, ठीक है ना, तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखा पर गमन करती हैं। क्या समझे आप? कि जो सिक्का रखा है उससे पहले प्रकाश की किरण आएगी वायु तक। अब पानी में तो एक जैसी प्रकाश की किरण की स्पीड रहेगी, इसके बाद जब वो पानी से वायु में प्रवेश करेगी तो उसका रास्ता विचलित हो जाएगा, यानी अपने मार्ग से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि जल जो है सघन माध्यम है और वायु है विरल माध्यम है। तो इसी कारण हमें सिक्का वापस दिखाई पड़ने लगता है, यानी प्रकाश की किरण जो है सिक्का से चलकर यानी जल के माध्यम से जब वायु के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण ही उसकी सिक्के की जो किरणें हैं, सिक्के से आने वाली किरणें हैं, हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं और हमें सिक्का दिखाई देने लगता है, ठीक है ना बच्चों? सिक्का पुनः दिखाई पड़ने लगता है, किंतु सिक्का कप के बॉटम से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये क्या है? अपवर्तन की घटना पर आधारित है। उपरोक्त क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से तिरछा प्रवेश करती हैं, यानी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती हैं, तो अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करती हैं, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सीधी सी बात है, जब प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से हट जाती है, ठीक है? तो अपने मार्ग से हट जाना यानी मुड़ जाना, एक ही बात है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा देखिए, प्रकाश की किरण जब एक समांगी मीन्स एक जैसा, जैसे अब वायु का माध्यम वो समांगी है और जल का माध्यम वो भी समांगी है, दोनों ही पारदर्शी माध्यम है ना? तो जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों थोड़ा आगे और समझते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अविलंब या नॉर्मल कहते हैं। ठीक, ये जो है ये क्या है, सीधा 90 डिग्री पर जो एक लाइन खींची है उसे क्या कहते हैं? अविलंब, यानी प्रकाश की किरण का जो है अविलंब है,
ठीक है, आगे देखते हैं। इसे अविलंब या नॉर्मल कहते हैं। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण कहते हैं या फिर इंसिडेंट रेस, तथा दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रेस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो आपकी ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर जो प्रकाशीय किरण पड़ रही है तिरछी, इसे कहते हैं, इसका नाम है आपतित किरण। और जब पृष्ठ से यानी दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से जब अंदर की ओर दूसरे माध्यम में जब किरण प्रवेश कर रही है तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो इसको क्या कहेंगे, अविलंब, और इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। नीचे वाली माध्यम में जो किरण प्रवेश कर रही है उसे कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, आगे देखते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, तथा अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर से डिनोट करते हैं, इसको या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब एन डैश एन डबल डैश पृष्ठ के बिंदु एन पर अविलंब है और ओ एन आपतित किरण तथा एन आर अपवर्तित किरण। ओ एन एन डैश आपतन कोण, एन डबल डैश एन आर अपवर्तन कोण है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ये आप मैंने बताया था, ये अविलंब है और पृष्ठ पर गिरने वाली यानी जल के माध्यम में दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में यानी पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अब अविलंब, ये देख रहे हैं आप, अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और इसको एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण का नाम है आई, एंगल आई, है ना। इसी तरह से अविलंब, ये नीचे भी अविलंब है दूसरे माध्यम में। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का नाम दिया है आर दिया है। क्या नाम दिया है, आर। और इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। क्या नाम है, अपवर्तन कोण। इसका नाम ऊपर वाले का है आपतन कोण। क्या नाम है इसका, आपतन कोण। और ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण का नाम दिया है आई और अपवर्तन कोण का आर दिया है। अब देखिए एन डैश एन डबल डैश पृष्ठ के बिंदु एन पर अविलंब है। कहने का मतलब है एन डैश एन और नीचे एन डबल डैश पृष्ठ के बिंदु एन पर अविलंब है। पृष्ठ, ये पृष्ठ जो इस पर है ना, पूरे पर क्या है, ये बिंदु यानी बिंदु एन पर अविलंब है। बिंदु एन है, जब बीच का सेंटर का नाम क्या है, एन पर अविलंब है। ठीक है, अब इन्होंने किरणों का नाम डाल दिया है और एंगल का भी नाम दिया है, तो देखते हैं। ठीक, आपतित किरण का नाम क्या है, ओ और एन, यानी ओ एन। आपतित किरण का नाम ओ एन है और अपवर्तित किरण का नाम क्या है, एन आर। क्या नाम है, एन आर। अपवर्तित किरण का नाम है एन आर। ये यहाँ से एन और आर अपवर्तित किरण का नाम। अब ओ एन एन डैश आपतन कोण है। ओ इस किरण का नाम था ओ एन और ऊपर वाला एन डैश, ओ एन डैश अपवर्तित कोण है या आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण। ओ
एन एंड डैश आपतन कोण है। ठीक है, अब नीचे वाले एंगल का नाम देखते हैं क्या है। आपतन कोण, ठीक है ना। अपवर्तन कोण का नाम क्या है? ऊपर वाला आपतन कोण था और नीचे वाला अपवर्तन कोण। क्या? नीचे वाला क्या है? अपवर्तन कोण। तो इस कोण का नाम क्या है? एन डबल डैश या आर। ये जो एंगल है इसका नाम है एन एन डैश आर। ऊपर वाले का नाम क्या था? ऊपर वाले का नाम क्या था? आपतन कोण का नाम क्या था? आपतन कोण का नाम, अरे भाई ये जो है आपका आपतन कोण है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा इधर लाइन हो गई, ओ एन एन डैश आपतन कोण। ठीक है, ओ एन एन डैश आपतन कोण हो गया। और अपवर्तन कोण क्या है? एन एन डबल डैश आर। आगे चलते हैं। प्रयोग द्वारा देखा गया प्रयोग द्वारा क्या देखा गया? प्रयोग द्वारा देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसमें आप देखना जरा, इस चित्र में भी देखिए। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में क्या है? ये वायु का माध्यम है। कौन सा माध्यम? वायु का माध्यम विरल माध्यम बनाता है और नीचे वाला जो है कांच का माध्यम है। कौन सा? कांच का माध्यम जो है सघन माध्यम बनाता है। जब प्रकाश की किरण, ऊपर जो समझा दिया उसी तरह से है, बस माध्यम थोड़ा बदल गया है। जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से यानी विरल माध्यम से प्रवेश करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वायु में कौन सा माध्यम बनता है? विरल माध्यम में प्रकाश की लाइट की स्पीड तेज होती है और सघन माध्यम में स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो थोड़ा अंदर की ओर यानी अविलंब की ओर झुक जाती है। इसीलिए तो ये देखिए, ये अविलंब की ओर झुक गई है ना। तो ऐसा ये क्या है? अपवर्तन की घटना पर निर्भर है और ऊपर जो समझा दिया बस उसी तरह से है और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए इसी तरह से बताया है, अविलंब एन डैश एन डबल डैश ये सब बताया है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं और भी हैं अपवर्तन की घटना पर आधारित कुछ एक्टिविटी हैं। जैसे अपवर्तन का सत्यापन कांच के गुटके द्वारा भी करते हैं। कांच के गुटके द्वारा क्या करते हैं? कांच का एक गुटका लेना है, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़ तथा कुछ ड्राइंग पिन तथा आल पिन लें। इसके बाद पिनों की सहायता से कागज़ को ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। फिर कागज़ के मध्य में कांच का टुकड़ा रखकर इसकी सीमा उसके चारों ओर ABCD रेखा खींचकर बनाएं। गुटके के AB फलक की ओर 2 पिन PQ यानी गुटके के AB फलक की ओर 2 पिन PQ लगाएंगे और एक सीधी रेखा पर PQ जो है एक सीधी रेखा पर लगाएंगे चित्र के अनुसार। इसके बाद क्या है? अब क्या करना है बच्चों? आप गुटके के दूसरे फलक CD की ओर से पिन PQ के प्रतिबिंबों को देखें तथा इनके सीध में भी 2 पिन RS लगाएं। अब PQRS पिनों को हटाकर इनके स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाएं और कांच के टुकड़े को भी हटाएं। चित्र 12.3 के अनुसार क्या होता है? PQR और SRLOL खींचें तथा O बिंदु पर अविलंब NON डैश तथा L बिंदु पर अविलंब MLM डैश खींचें।
अब पहले चित्र से समझिए बच्चों, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। हमें क्या करना है कि एक पेपर लेना है, ड्राइंग यानी वाइट कलर का पेपर लेना है और उस पेपर को ड्राइंग बोर्ड पर शिफ्ट कर देते हैं पिन की सहायता से, ताकि पेपर जो है अपनी जगह से खिसके ना। अब हमें क्या करना है, पेपर के बीचों बीच गुटका रख देते हैं कांच का। अब गुटके के चारों तरफ पेंसिल से लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, हम इनका नाम दे देते हैं, गुटके के शेप का नाम दे देते हैं, A, B और C और D नाम दे दिया। अब ए बी फलक यानी ए बी साइड से क्या करते हैं, दो पिन P Q एक सीध में लगाते हैं, P Q एक सीध में लगाते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट सी डी फलक यानी सी डी साइड से क्या करते हैं कि इन पी क्यू के प्रतिबिंब को देखकर सीध में क्या करते हैं, पिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पिन। अब जब हम पिन लगाते हैं, पिन लगाने के बाद क्या करना है, जब पिन लगा लिया अब हमें पिन हटा लेना है और गुटके को भी हटा लेना है। तो जो दो पिन है, दोनों पिन को के बिंदु जो है पेंसिल से मिलाते हैं। ए बी फलक पर जो पिन आपने लगाई थी उनके भी बिंदु आपस में मिलाते हैं और सी डी फलक की तरफ यानी सी डी साइड की तरफ जो पिन लगाए थे आपने उनके भी बिंदुओं को मिलाते हैं। और अब जो है बिंदु ओ पर इन्होंने एक अवलंब बनाया और यहाँ पर आर पर अवलंब बनाया। ओ से एल तक भी मिलाते हैं, ठीक है। तो पता चलता है, इसमें क्या पता चलता है कि जो आपकी पी क्यू को मिलाने पर जो लाइन आपकी बनी है वो, और ओ एल को मिलाने पर जो लाइन बनी है, इसके अलावा एल और एस को मिलाने पर जो लाइन बनी है, सभी का मार्ग अलग अलग है। कहने का मतलब है यहाँ से आप प्रकाश की किरण का मार्ग एक जैसा है, क्योंकि माध्यम भी एक जैसा है। कौन सा माध्यम है, वायु का। जब ये लाइट में प्रवेश करती है तो कांच में प्रवेश करती है तो कांच चूंकि सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम होने के कारण ये अवलंब की ओर झुक गई, अपने रास्ते से थोड़े अंदर की ओर झुक गई। यहाँ से कैसी सीध में चली आ रही थी, फिर अंदर की ओर झुक गई और पूरे कांच के माध्यम में एक जैसी रही। जब ये कांच से वायु में प्रवेश किया इसने, तो प्रकाश की किरण का मार्ग फिर अपने रास्ते से विचलित हो गया, यानी अवलंब से दूर हट गया। इससे ये सत्यापित होता है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण वायु से जब कांच में गई तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा अपने मार्ग से हट गई है। फिर जब कांच से जब वायु में प्रवेश किया तो फिर भी उसने फिर अपने मार्ग को उसने बदला, और यही अपवर्तन की घटना है। बाकी तो कुछ नहीं है। ये सीधा जो यहाँ आपको डॉट लाइन दिख रही है, इसे अवलंब कहते हैं, और नीचे भी अवलंब है। ये जो किरण ऊपर से गिर रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, और नीचे वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित इसलिए कहते हैं कि अपवर्तन की घटना हो रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। यह है आपतित कोण है, आपतन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और बस इनका नाम दिया है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुटके का ये सब जो मैं बता चुकी हूँ उसी के बारे में बताया गया है।
एंगल का नाम दिया है। जैसे एंगल का नाम जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो है उन्हीं के नाम दिए हैं कोण। इनको APON या कोण N-OL है, इस तरह से, ठीक है। ये जो एंगल है इनकी भी तुलना करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। जो एंगल बड़ा होगा वहाँ पर जो है उसमें जो प्रकाश की चाल कैसी होगी, तेज होगी, और जो एंगल छोटा है, कम है, वहाँ पर प्रकाश की गति है जो स्लो हो जाती है। अब आगे और देखिए बच्चों, अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियम का पालन होता है। वो कौन से नियम है? नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि आप जो ऊपर पृष्ठ पर किरण गिर रही थी उसे आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही जो किरण उसे अपवर्तित किरण। अपवर्तक पृष्ठ यानी जिस पृष्ठ पर कोई किरण गिर रही थी उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो लंब था वो यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लंब एक ही पॉइंट पर थे, एक ही तल पर थे। नियम नंबर 2, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए आपतन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन का नाम है साइन आई और अपवर्तन की कोण की साइन का नाम है साइन आर का अनुपात निश्चित होता है, नियत होता है। इसे स्टैनली का नियम भी कहते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। आगे देखिए, जैसे ये दिया स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू नियतांक। अब थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी दी गई है। ये ट्रायंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है इन्होंने। क्या कहा? नीचे वाली लाइन जो है आधार है, इसके बाद जो 90 डिग्री पर लाइन खींची गई है वो लंब है और इनका नाम ABC है। ए और सी को मिलाने वाली रेखा कर्ण। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब भुजा तथा कर्ण भुजा का अनुपात साइन कहलाती है। यानी लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात को साइन कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। आगे देखते हैं कि इस नियतांक को इस कांस्टेंट को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे 1n2 या 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर n के पहले पूर्वलग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में नाम लिखते हैं। उदाहरण, यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है, वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? ANG, यानी वायु का सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल C है, क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में V है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N इक्वल्स टू C/V। अपवर्तनांक एक अनुपात इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अब और भी अपवर्तन पर बेस्ड घटनाओं को हम देखते हैं।
अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं हैं जो अक्सर आप बच्चे देखते ही रहते हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं। क्या? पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? आप जब खाली गिलास में पेंसिल रखते हैं तो सीधी दिखाई देती है, लेकिन जब उसमें पानी भर देते हैं तो पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? क्या कारण है? व्हाट्स द रीजन? ऐसा क्यों होता है? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम, वही है परिभाषा। सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है, दिमाग में बैठानी है, और उसी परिभाषा पे आधारित ही सारी घटनाएं हैं अपवर्तन की। अपवर्तन की परिभाषा की क्या थी? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अविलंब से दूर हट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पेंसिल ABC की नोक C का प्रतिबिंब C से ऊपर C' पर बनता है तथा जल में पेंसिल का डूबे हुए भाग BC का प्रतिबिंब BC' दिखाई देता है, जिसके कारण पेंसिल बिंदु B पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलो अब चित्र से देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। आप अपने घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कांच का गिलास लेना है, खाली गिलास लेना है, उसमें पेंसिल डालना है, तो आप देखेंगे कि पेंसिल सीधी दिखाई देती है। अब क्या करना है? आप दूसरे गिलास में एक पेंसिल लेते हैं, उस गिलास में पानी भर देते हैं। अब पेंसिल को देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं ये पेंसिल जब आप खाली गिलास में थी, यानी उसमें कोई पानी नहीं भरा था, तो सीधी दिखाई पड़ती। जब पानी भर दिया तो टेढ़ी दिखाई पड़ने लगी। क्या दिखाई पड़ने लगी? यहाँ से होता क्या है कि ये टेढ़ी होती कहाँ से है? जहाँ तक पानी भरा है वहीं पर टेढ़ी होती है, यानी वायु में एक जैसी रहती है। यहाँ पर वायु के माध्यम में एक जैसी रहेगी, सीधी दिख रही है, और जब ये जहाँ से ये पानी में डूब जाती है वहीं से टेढ़ी दिखाई पड़ने लगती है। इसका क्या मीन हुआ है, क्या अर्थ हुआ है कि जब प्रकाश की किरण पानी से, यानी पानी का माध्यम कौन सा माध्यम बनता है? सघन माध्यम, और वायु का विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है या दूर चली जाती है, दूर हट जाती है थोड़ी। इसी के कारण हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ से, यानी सघन माध्यम से, यहाँ से जब पेंसिल से आने वाली प्रकाश की किरण पानी से वायु में प्रवेश करती है तो टेढ़ी दिखाई पड़ने लगती है। या हम इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि जहाँ से जब तक पेंसिल हवा में है, यानी वायु के माध्यम में है, तो पेंसिल एक जैसी दिखाई पड़ती है। जहाँ से पानी भरा है, यानी पेंसिल पानी में डूबी है, वहीं से उसका मार्ग बदला है, वहीं से टेढ़ी दिखाई पड़ने लगी है। तो होता क्या है कि प्रतिबिंब जो है जहाँ से टेढ़ी दिखाई पड़ती है वहीं से फिर पेंसिल की नोक का अलग से प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा ऊपर बनता है। तो पहले जब पानी नहीं भरा था तो प्रतिबिंब इसका नोक का C' पर बनता था। जब पानी भर गया है, यानी गिलास में पानी डाल दिया है, तो जहाँ से टेढ़ी दिखाई पड़ती है वहीं से एक नया प्रतिबिंब बनता है, C' पर बनता है। और इसीलिए जो पेंसिल की ये जो है C' जो है आभासी प्रतिबिंब है,
वास्तविक नहीं है, आभासी, ऐसा हमें आभास हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव हो रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। इसी तरह तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, ये भी अपवर्तन पर आधारित है। क्या होता है, जब तालाब की पैंदी पर एक बिंदु O स्थित है, बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरण OA तथा OB जब जल से होकर वायु में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है तथा अपवर्तित होकर मार्ग AX और BY का अनुसरण करने लगती है और हमारी आँख में प्रवेश करती है। फिर बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद जो किरण है वो क्या है, बिंदु I से, O से नहीं, I से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु I जल में बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु I जल की सतह से O की अपेक्षा पास में होता है, अतः जल का तालाब अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। देखते हैं, चित्र से देखते हैं। ये यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तालाब बताया इसे, तालाब की पैंदी पर एक बिंदु है और यहाँ तक पानी भरा है। ठीक, पहले खाली में क्या था, ये जो जब मान लो तालाब में पानी नहीं होता है उस केस में क्या है, बिंदु O है, O तो O ही दिखाई पड़ेगा। जब पानी भर जाएगा तब परिवर्तन होगा। जब पानी भरने पे क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो बिंदु O से आ रही है, यानी पहले तो क्या है, प्रकाश की किरण जब पानी नहीं था तो प्रकाश की किरण बिंदु O पर आ रही है, O से टकराकर हमारी आँख तक आ रही, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। लेकिन जब पानी भरा है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है पानी से जब वायु में जाती है तो क्या होता है, अपने अवलंब से दूर हट जाती है। अवलंब से दूर हटने के कारण ये जो है बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बनने लगता है। कहाँ पर बनने लगता है, I पर। ये जो है, ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। एक कप में पानी लेते हैं और उसमें एक सिक्का डालते हैं और फिर देखते हैं तो सिक्का अपनी मेन जगह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है और इसी पे आधारित ये जो आपका ये भी एक्टिविटी है। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, ये भी एक्टिविटी कप में रखे सिक्के पर आधारित है। आगे देखते हैं बच्चों, तारों का टिमटिमाना क्या है। तारों का टिमटिमाने की घटना देखिए, ये भी आपके अपवर्तन पर आधारित है। तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है। आपने अवश्य देखा होगा, रात में आपने तारे जरूर देखे होंगे, तो क्या दिखाई पड़ता है कि उसकी चमक है जो घटती बढ़ती रहती है, जैसी नहीं लगती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन। वायुमंडल में उपस्थित वायु यानी वायुमंडल में उपस्थित वायु की परतों से होने वाले आकस्मिक अपवर्तनांक का मेन कारण है। ठीक है, वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, सदैव इसमें ठंडी गर्म धाराएं चलती रहती हैं, ठंडी और गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्व मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाले प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है और या कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना पर आधारित है। इसमें क्या होता है बच्चों, तारे से आने वाले प्रकाश निर्वात से होते हुए जब पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों से टकराते हैं तो पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें यानी वायुमंडल में होता क्या है, वायु की परतें हैं, वायु की लेयर है। वो कहीं पर वायु की परतें का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ विरल माध्यम बनता है और जहाँ कम होता है वहाँ सघन माध्यम। तो जहाँ विरल माध्यम होता है वहाँ
स्टार से आने वाली प्रकाश की किरण जो है अपने अवलंब से दूर हट जाती है और जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। फिर जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, फिर सघन से विरल में तो अवलंब से दूर हट जाती है। ये लगातार बार बार अपवर्तन की घटना होती रहती है। जहाँ जहाँ अपवर्तन होता है उसी उसी पॉइंट से प्रकाश की किरण जो है अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। जब अपने रास्ते से विचलित होती है तो क्या होता है, उस समय आने वाला प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। और इसके बाद जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जिस क्षण तक रहती है तो हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है, यानी यही कारण है कि प्रकाश का यानी स्टार से आने वाले प्रकाश का कभी दिखाई पड़ना या दिखाई नहीं पड़ना या दिखाई देना, फिर दिखाई नहीं देना, फिर दिखाई देना, ये लगातार जो परिवर्तन है इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और ये जो घटना है अपवर्तन पर आधारित है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कांच के टुकड़े द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की तरह से है। इसमें उसी की तरह करना है। प्रिज्म को क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर एक पेपर जो है शिफ्ट कर लेते हैं पिन की सहायता से ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। और इसके बाद एक प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म के चारों तरफ क्या करते हैं, यानी चारों तरफ क्या तीनों तरफ इसमें पेंसिल से लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद इस प्रिज्म यानी एक तरफ से तिरछा एक सीध में ए और बी पिन खींचते हैं, पिन लगाते हैं। अब ये जो उन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है देखते हैं। नाम प्रिज्म के आधार के चारों ओर का नाम PQR दिया है। क्या दिया है, PQR। अब प्रिज्म के फलक PQ से पिन AB लगाकर दूसरे फलक की ओर से उन्हें देखते हैं। AB पिन को दूसरे फलक से देखते हैं। जैसे इसका प्रतिबिंब कहाँ से देखते हैं, इधर से देखते हैं, ठीक है। इधर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है और इन्होंने यहाँ पर 2 पिन लगा दी एक सीध में। अब प्रिज्म को हटा लेते हैं। प्रिज्म को हटाने पर क्या होता है कि ये दोनों A और B जो पिन आपने लगाई थी उनको मिलाते हैं पेंसिल से। और इसके अलावा C और D पिन को भी हम मिलाते हैं। और फिर ये जो है प्रिज्म यानी पॉइंट B और C यानी प्रिज्म से भी मिलाते हैं पेंसिल से। तो आपने क्या देखा कि प्रकाश की किरण जब वायु के माध्यम से कांच के माध्यम में चली तो इसका रास्ते में परिवर्तन आया, अपने रास्ते से हट गई। इसके बाद जब फिर वायु के माध्यम में आई तो भी फिर अवलंब से वायु के माध्यम में आने पर अवलंब से दूर हट जाती है। हुआ क्या, यहाँ पर जो है वायु के माध्यम में स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। और जब कांच में आई तो कांच में एक जैसी स्पीड है। हर एक माध्यम में एक जैसी स्पीड होती है, ठीक है। जैसे वायु के माध्यम में एक जैसी होगी, कांच के माध्यम में एक जैसी और जल के माध्यम में एक जैसी। बस इसमें यही दिखाया गया है कि प्रकाश की गति जो है अलग अलग माध्यमों में प्रवेश करने पर उसकी गति पर क्या असर पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे का पॉइंट है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसको भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप के द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण की विक्षेपण की घटना का अध्ययन करेंगे। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। जो सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उसकी किरण का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद, श्वेत होता है। अब वो श्वेत प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म पर डालते हैं। ये तो अगर आपके पास प्रिज्म है तो आप अपने घर पर भी आराम से इजीली कर सकते हैं।
इसको धूप में ले जाते हैं और इसकी एक साइड पर, यानी प्रिज्म का साइड का नाम ABC दिया है, तो AB फलक से हम प्रकाश को गिरने देते हैं और AB और AC से इसकी प्रकाश के किरण का डिस्पर्सल ऑफ लाइट देखते हैं कि हमें प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूरज की श्वेत प्रकाश की किरण जो है उसका रंग वो जो है कितने रंगों में बंटती है। तो अगर आप दीवार के पास ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो देखेंगे दीवार पर श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में दिखाई पड़ेगी। जो 7 रंग हैं, ऊपर का रंग रहेगा लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यानी एक चीज़ और सुन लीजिए कि प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में बंटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको देख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। कार्डबोर्ड की एक मोटी शीट ले लेते हैं, उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं। ठीक है, अब उसी छिद्र से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को गिरने देते हैं। यानी श्वेत प्रकाश की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र या झिर्री पर सूर्य की प्रकाश की किरणें गिरने देते हैं। अब झिर्री से अब आने वाले श्वेत प्रकाश किरण पुंज को कांच के प्रिज्म के फलक AB पर गिरने दें, जैसा कि चित्र में बताया है। प्रिज्म को इस प्रकार तब तक धीरे धीरे घुमाएं जब तक कि इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे पर, दीवार पर दिखाई न देने लगे। पर्दे या दीवार पर दिखाई न देने लगे। पर्दे पर प्रकाश का अवलोकन कीजिए, यानी पर्दे पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसको देखिए। तो आपको पर्दे पर 7 रंगों का एक सुंदर समूह दिखाई देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है। इस 7 रंगों का क्रम है बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपना अवयवी रंगों में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और याद रखने के लिए इन 7 रंगों को विबग्योर के नाम पर भी जानते हैं। विबग्योर यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। विबग्योर। ठीक है, ये जो इसलिए इसको अरेंज किया है, इसी तरह से इंद्रधनुष में कलर अरेंज होते हैं, यानी रेड कलर सबसे ऊपर होता है, बैंगनी कलर सबसे नीचे होता है। बैंगनी वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, विबग्योर को भी हम याद रख सकते हैं इंद्रधनुष के कलर को याद करने के लिए। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं अगली वीडियो में लेंस की टॉपिक को लेकर आऊँगी बच्चों। तब तक के लिए बाय।